नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर एक बड़ी हलचल। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला वंदे भारत में। और अब बात करते हैं आपके, हमारे, हम सबके जेब से जुड़ी हुई आज की सबसे अहम खबर के साथ, इस सवाल के साथ कि 2000 से ज्यादा पेमेंट पर क्या आपको और पैसा देना होगा, क्योंकि आज सुबह से एक खबर आग की तरह वायरल हो रही है। खबर यह है, वही सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि 2000 रुपए से ऊपर का अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो क्या आपको उस पर सरचार्ज यानी कि एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। इस खबर ने जाहिर है लोगों की टेंशन बढ़ा दी। बाजार से कुछ भी खरीदने पर आमतौर पर हम लोग यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं। फौरन गए, स्कैन किया और पेमेंट कर दी। आलम यह है कि लोग अब अपनी जेब में कैश तक लेकर नहीं चलते, ये आदत छूट चुकी है, बल्कि यूपीआई से ही पेमेंट करना वो पसंद करते हैं। दुकान से आप दूध, ब्रेड, सब्जी, आप कुछ भी खरीदिए, कोई भी छोटी बड़ी खरीदारी कैसी भी करनी हो, सबके लिए इस्तेमाल होता है स्कैनर का और यूपीआई पेमेंट का। अब हम इसके इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं कि कैश की जगह यूपीआई से ही पेमेंट करना हम सब पसंद करते हैं। लेकिन उसके बाद आज एक बड़ा सवाल सामने आया और सवाल यह है कि आने वाले 1 अप्रैल से बदलाव क्या होने जा रहा है। इस खबर को ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए और अपनी टेंशन कम कर लीजिए। एनपीसीआई ने एक ताजा सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में एनपीसीआई कहता है कि 1 अप्रैल से यूपीआई के जरिए मर्चेंट ट्रांजैक्शन करने पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फीस लगेगी। इसको दोबारा से मैं दोहरा देती हूं आपके लिए, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फीस ये लगेगी। इसके साथ इस सर्कुलर में यह भी लिखा गया है कि 2000 रुपए से ज्यादा के लेन देन पर यह चार्ज वसूला जाएगा। अब इस पीपीआई फीस को लेकर ही लोगों के बीच कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि भला ये नई चीज कैसे आ गई। आइए आपको ये भी समझा देते हैं और थोड़ी सी आपकी मुश्किल को आसान कर देते हैं। पीपीआई फीस एक तरीके का चार्ज होता है जो कि मर्चेंट के लेन देन पर वसूला जाएगा। इसका मतलब यह है कि पीपीआई यानी कि वॉलेट, क्रेडिट कार्ड आदि से यूपीआई पेमेंट करने पर 1.1% का एक इंटरचार्ज लगेगा। इससे लेन देन की लागत को वसूलने में मदद मिलेगी। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यह चार्ज आखिर वसूला कैसे जाएगा। एनपीसीआई ने सफाई दी है कि यह चार्ज केवल मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लगेगा। यह नियम एक दूसरे को पैसे भेजने या फिर आम खरीदारी के दौरान पेमेंट करने पर लागू नहीं होगा। इतना सुनने के बाद आप थोड़े से निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि यह पैसा आपके लेन देन पर नहीं लगेगा, मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर लगेगा। जैसे कि अगर आप कहीं पर बाहर जाते हैं और अमूमन कोई खरीदारी करते हैं, आपने दूध खरीदा, अंडा, सब्जी, आप उसके लिए अपने स्कैनर, अपनी यूपीआई पेमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसा दे देते हैं, तब तक कोई चार्ज नहीं लगेगा। अभी जैसे कि हम लोग कार्ड से पेमेंट करते हैं तो मर्चेंट के बीच एक चार्ज कटता है और इसी तरीके से यूपीआई सिस्टम में भी ये चार्ज कटेगा। सीधे तौर पर आम लोगों को ये चार्ज नहीं देना होगा, अगर इसे मैं आसान सी भाषा में आपको बताऊं। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर ये चार्ज कहां देना होगा, ये भी आप समझिए। जैसे कि टेलीकॉम, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंश्योरेंस जैसी कई ऐसी कैटेगरीज हैं जिन पर यह चार्ज लगने वाला है। हालांकि कैटेगरी के हिसाब से चार्ज की दर अलग अलग है, ये समान नहीं है। यूपीआई पेमेंट की रकम का 1.1% सबसे हाईएस्ट रेट है जो कि वसूला जाएगा। कैटेगरी के मुताबिक चार्ज की एक मैक्सिमम लिमिट भी तय कर दी गई है, यानी सबसे ज्यादा परसेंटेज कितना होगा। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल ये कि आमतौर पर जब से यूपीआई पेमेंट आया है तब से लोग बैंक जाना कम कर चुके हैं। पहले किसी दूसरे खाते में पैसा भेजने के लिए आप क्या करते थे, आप बैंक चले जाते थे, लेकिन अब आपके फोन ने, आपकी यूपीआई पेमेंट ने ये काम मिनटों में कर दिया है, यानी कि आप पैसा ट्रांसफर यूपीआई के जरिए कर देते हैं। ऐसे में आम लोगों के बीच में ये सवाल है कि क्या बैंक से पैसा ट्रांसफर करने पर चार्ज लगेगा। तो आपको इसका भी क्लैरिफिकेशन दे देते हैं कि अगर आप यूपीआई के जरिए बैंक से पैसा ट्रांसफर करते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा, यूपीआई के जरिए आप बैंक से पैसा ट्रांसफर करते हैं तो कोई चार्ज नहीं देना होगा। एनपीसीआई ने कहा है कि बैंक से लेन देन करने पर यानी कि आम यूपीआई पेमेंट पर आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। एनपीसीआई ने आगे कहा कि कस्टमर्स अगर चाहें तो यूपीआई ऐप पर रुपे क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड वॉलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपीआई पेमेंट्स की रेगुलेटरी बॉडी है जिसने एक बात साफ कर दी है कि आम लोगों को यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर
कोई अतिरिक्त पैसा सरचार्ज नहीं देना होगा। यानी कि अगर आप 2000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट कर भी रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ऊपर का पैसा आपको नहीं देना होगा। अब आपको मैं वो नोटिफिकेशन दिखाने वाली हूं, क्योंकि वो नोटिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ये नोटिफिकेशन आपको ये बताएगा, उसकी एक कॉपी ये बताएगी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो जारी किया गया है, जिसमें साफ लिखा गया कि आम लोगों को कोई चार्ज नहीं देना होगा। आइए लेटर का एक एक शब्द मैं आपके लिए पढ़ देती हूं, ताकि अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश है तो उसको मैं आपके लिए खत्म कर दूं। इस शो को देखने के बाद किसी तरह का कोई भी आपको संदेह ना रहे कि 2000 रुपए से ज्यादा का मैंने पेमेंट कर दिया तो क्या मेरा पैसा कटेगा, ये मैं इसको आपको समझा देती हूं। देखिए लेटर में, ये लेटर आपके इस वक्त सामने है। यूपीआई मुफ्त, तेज, सुरक्षित और इसके साथ ही निर्बाध है। 8 बिलियन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस फ्री है, और कस्टमर्स के लिए और मर्चेंट्स के लिए। अब इसको हमने हाईलाइट कर दिया है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कैसे हैं। जैसे ग्राहकों और व्यापारियों के लिए हर महीने 8 अरब से ज्यादा लेन देन फ्री यूपीआई के जरिए क्योंकि किए जाते हैं, इसीलिए ये आपको समझना होगा कैसे। उसके नीचे अगर हम थोड़ा सा जाते हैं तो ये जानकारी दी गई है कि हाल ही के दिनों में यूपीआई मुफ्त, तेज, सुरक्षित और निर्बाध अनुभव प्रदान करके डिजिटल भुगतान के पसंदीदा तरीके के रूप में उभरा है। ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सब यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं और हमको लगता है ये बहुत सेफ है, इजी है, टाइम सेविंग है, इसमें बहुत ज्यादा आपकी मेहनत भी नहीं लगती, इसलिए स्कैन करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। लेकिन इसमें जिस ट्रेडिशनल तौर का जिक्र किया गया है, यानी कि परंपरागत रूप से जो यूपीआई लेन देन का सबसे पसंदीदा तरीका है, भुगतान करने के लिए किसी भी यूपीआई सपोर्ट करने वाले ऐप में बैंक खाते को आप लिंक करते हैं। यूपीआई कुल लेन देन में 99.9% से अधिक का योगदान देता है। ये बैंक खाते से खाता लेन देन, यानी कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शंस ग्राहकों और व्यापारियों के लिए निशुल्क जारी रहेगा। ये हिंदी में अनुवाद और नीचे अंग्रेजी में इस वक्त आप देख रहे हैं, ताकि आपको दोनों ही भाषा में समझने में आसानी हो। अगला इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं कि हाल ही में जो दिशा निर्देश आए उसमें प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो पीपीआई जिसका मैंने जिक्र किया, पीपीआई वॉलेट्स को इंटरऑपरेबल यूपीआई इकोसिस्टम का हिस्सा बनने की परमिशन दे दी गई है। ये शुल्क केवल पीपीआई मर्चेंट लेन देन के लिए लागू है और ग्राहकों के लिए कोई शुल्क नहीं है। ये वर्बेटम है उस सर्कुलर का जो जारी किया गया है, जिससे आपके मन का हर एक संदेह खत्म हो जाएगा। अब आपको यह भी समझना है कि बदलाव कैसे हुआ है। बदलाव ऐसे हुआ है कि मर्चेंट लेन देन के लिए होगा पीपीआई मर्चेंट लेन देन। आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल में यूपीआई पेमेंट में आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। अब हमने इससे और ज्यादा क्लैरिटी लेने के लिए क्या किया, एक्सपर्ट से बात की। तो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं आप वो भी सुन लीजिए और हर एक संदेह को किनारे रख दीजिए। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक ट्रांजैक्शन फीस यूपीआई इस्तेमाल करने वाले मर्चेंट्स के ऊपर लगाया है। इसलिए इस इंटरचेंज फीस का असर आम यूपीआई इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों पर नहीं पड़ने वाला है। अलग अलग रेट का ये जो चार्जेस है अलग अलग सेक्टर के लिए लगाया गया है, लेकिन यूपीआई से आप अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में, अपने बैंक से दूसरे बैंक के अकाउंट में और अपने यूपीआई अकाउंट से वैलेट में जैसे पहले ट्रांजैक्शन करते थे वैसे ही करते रहेंगे। उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगने वाला। ये सिर्फ चार्ज उन मर्चेंट्स पर लगेगा जिनको आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि कल को जिस प्रकार आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और कुछ खरीदने जाते हैं तो मर्चेंट ये कहता है कि उसको जो फीस बैंक को देनी पड़ेगी वो आपसे मांगता है। तो हो सकता है कि कल मर्चेंट भी इस प्रकार की डिमांड करे कि जो इंटरचेंज फीस वो दे रहा है वो कस्टमर से डिमांड करे। लेकिन यूपीआई इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को सीधा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इतनी तफसील से जब बात यूपीआई ट्रांजैक्शंस की हो ही रही है तो यहां पर आपको यह भी बता दें कि फरवरी महीने में 12.35 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन
यूपीआई के जरिए हुआ। इसी महीने 6 मार्च को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात की जानकारी दी थी कि पिछले 1 साल में यूपीआई के जरिए किए जा रहे पेमेंट्स में 50% का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। आइए आपको महीने के हिसाब से कितना पेमेंट हुआ, कितनी बार पेमेंट हुआ, जिसमें फरवरी 2023 के साथ शुरुआत करेंगे। देखिए, मिलियन में 753 करोड़ का पेमेंट हुआ है और इसके साथ करोड़ में अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे तो 12.35 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन फरवरी के महीने में हुआ। जनवरी 2023 में 803 करोड़ और 12.98 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होता है। फिर दिसंबर 2020 782 करोड़ रुपए का मिलियन में और 12.82 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। नवंबर 2022 में 730 करोड़ और 11.90 लाख करोड़ रुपए भी ये पेमेंट हुआ है। इसके साथ साथ अलग अलग महीनों में आंकड़ा हमने देखा कि उछाल मारता नजर आया। ज्यादा से ज्यादा डिजिटल सर्विसेज का इस्तेमाल हुआ पेमेंट के लिए। अक्टूबर में 730 करोड़ 2022 का ये आंकड़ा और 12.11 लाख करोड़ का भी पेमेंट इसी यूपीआई ऐप के जरिए हुआ है। इसके साथ इन तमाम महीनों में लोगों का रुझान डिजिटल पेमेंट की तरफ ज्यादा हमने बढ़ता देखा और जाहिर बात है कि डिजिटल इंडिया और उसी डिजिटल इंडिया में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से भी कई महत्वपूर्ण पहल की गई है। अभी भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन में इस्तेमाल किया जा सकता है। 2016 में यूपीआई की लॉन्चिंग के साथ ही डिजिटल पेमेंट की दुनिया में क्रांति हमने देखी। यूपीआई ने सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा दे दी। इससे पहले डिजिटल वॉलेट का चलन था। वॉलेट में केवाईसी जैसे झंझट थे, जबकि यूपीआई में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन जाहिर है कि यूपीआई पेमेंट का भी जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी डिटेल्स, आपके डिजिटल वॉलेट की जानकारी जरूर ली जाती है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात अब मथुरा की करेंगे, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में कोर्ट ने सर्वे करने का आदेश दे दिया है। हिंदू सेना के प्रार्थना पत्र के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, जिससे हिंदू पक्ष में खुशी की लहर देखी जा रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में मथुरा कोर्ट ने कोर्ट अमीन से सर्वे कराने का आदेश दिया है। हिंदू सेना की ओर से दायर की गई याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। दिल्ली के रहने वाले हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने 8 दिसंबर 2022 को मथुरा कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जिसमें कोर्ट अमीन भेजकर सर्वे कराने की मांग की थी। हिंदू सेना की तरफ से दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। वादी पक्ष ने मौके पर अमीन भेजकर वास्तविक स्थिति की आख्या मंगाए जाने की बात कही। मुस्लिम पक्ष ने केस के मेंटेबल और नॉन मेंटेबल होने पर 7 रूल 11 के तहत सुनवाई की बात कही। दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने हिंदू सेना के दाखिल प्रार्थना पत्र पर मौके पर कोर्ट अमीन भेजकर वास्तविक स्थिति की आख्यामय नक्शा दाखिल करने के आदेश दिए। आज तो पुनः तारीख इसमें नियत थी। हमने आज पुनः प्रार्थना पत्र लगाया कि जो पूर्व आदेश 8/12 दिनांक 2022 का है उसके अनुपालन में रिट जारी की जाए। अमीन महोदय मौके से आख्या लाए। माननीय न्यायालय ने हमारे सभी तथ्यों को और विपक्ष के तथ्यों को सुना और उस पर आदेश पारित किया गया है कि अमीन महोदय दिनांक 8/12 के अनुपालन में मौके की आख्या लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 17/4/23 तक प्रस्तुत करें। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। वहीं मामले में अब कोर्ट 17 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा। बात होगी भगोड़े अमृतपाल की। 12 दिन बीत जाने के बाद भी भगोड़े अमृतपाल की कोई खबर नहीं है। बार बार अमृतपाल पुलिस को चकमा दे रहा है। कभी एक खबर आती है कि अमृतपाल दिल्ली में देखा गया, कभी बताया जाता है पंजाब में देखा गया, कभी नेपाल भाग जाने की खबर आती है। लेकिन हकीकत यह है कि अमृतपाल अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। अमृतपाल को पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है। आज की हकीकत यही है। मार्च दिन शनिवार, यही वो तारीख जब खुद को खालिस्तान का झंडा बरदार बताने वाला अमृतपाल पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। अमृतपाल के भागने के बाद अमृतपाल तो नहीं मिला, लेकिन उसकी कई सीसीटीवी तस्वीरें जरूर सामने आई। 15 डीजी, 19 एडीजी, 9 आईजी सहित पंजाब की 80,000 पुलिस फोर्स की आंखों में धूल झोंककर फरार हो जाता है। कहने को तो पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है।
बार बार ये खबर आ रही है कि अमृतपाल यहाँ है, लेकिन हकीकत में अमृतपाल का अब तक कुछ भी अता पता नहीं चल पाया है। अमृतपाल की अब तक कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इन तस्वीरों को देखिए। कभी अमृतपाल कोल्ड ड्रिंक पीता नजर आ रहा है, कभी भागता नजर आ रहा है, कभी वो बस स्टैंड पर दिखता है, कभी सेल्फी लेता नजर आ रहा है। अब तक ये तमाम सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब तक अमृतपाल पुलिस की पकड़ से बाहर है। तो ये नया वीडियो और उसके साथ साथ अमृतपाल की अब तक कई तस्वीरें सामने आ चुके हैं। इन सारी की सारी तस्वीरों को आइए आपको दिखा देते हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए। कभी अमृतपाल कोल्ड ड्रिंक पीता नजर आता है, कभी वो भागता नजर आता है, कभी वो बस स्टैंड पर दिखता है, तो कभी सेल्फी लेता नजर आ रहा है। अब तक ये तमाम सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब तक अमृतपाल पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस की गिरफ्त से अमृतपाल, भगोड़ा अमृतपाल फरार है। इन तस्वीरों के बाद आज की सबसे ताजा तस्वीर अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आने वाली है, क्योंकि आज सुबह से अटकलें ये चल रही थी कि अमृतपाल सरेंडर कर सकता है, लेकिन उसी बीच अमृतपाल का एक नया वीडियो सामने आता है, जिसके बाद पंजाब पुलिस पर सवाल उठने लगे। ऐसा लगता है कि अमृतपाल पुलिस से 2 कदम आगे चल रहा है, यानी आगे आगे अमृतपाल और पीछे पीछे पंजाब पुलिस। अमृतपाल के पीछे 15 डीजी इस वक्त लगे हुए हैं। ये पूरी की पूरी फोर्स आप देखिएगा जो अमृतपाल को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 19 एडीजी की तैनाती कर दी गई है और इनके अंडर में टीम्स गठित की गई हैं। 9 आईजी के साथ साथ पंजाब की 80,000 पुलिस फोर्स लगी हुई है अमृतपाल को पकड़ने के लिए। लेकिन इन सब के बाद भी अमृतपाल सबकी आंखों में धूल झोंककर गायब है, फरार है, पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ये सवाल इन 80,000 पुलिस वालों के साथ साथ पंजाब की भगवंत मान सरकार से भी पूछा जा रहा है कि आखिर 12 दिन बीत जाने के बाद भी अमृतपाल पुलिस की पकड़ से फरार क्यों है और अब तक पुलिस उसे पकड़ क्यों नहीं पाई है। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की कि अमृतपाल सरेंडर करने वाला है या फिर कर रहा है, लेकिन पुलिस का फ्लैग मार्च गोल्डन टेंपल के आसपास जरूर देखा गया। अब आपको पुलिस उपायुक्त परमिंदर सिंह को भी सुनवा देते हैं, इस पर क्या कहता है। ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, SHO वगैरह नाल साढ़े ट्रैफिक दे फोर्स कम से कम मतलब 250 से 300 आदमी जो हमारा आज इस पूरे दरबार साहब के गलियारे को क्लियर कर रहा। साडा फोकस ये है कि यहाँ से दूर दूर से ये जो लोग मत्था टेकने आते हैं पूरे वर्ल्ड से, उनको ऐसा ना लगे कि हम इतनी भीड़ से जा रहे हैं। तो हमारे CP साहब से यही गाइडलाइन है कि पूरा अमृतसर सिटी को ट्रैफिक मुक्त करेंगे। जो जितने जाम ये वो लोगों को ऐसे लगे कि हम किस शहर में आए यहाँ इतना बड़ा। और मैं यही सभी शहरवासियों से अपील करता हूँ कि पूरा पुलिस का सहयोग करें, ताकि कि जो भी आदमी घर से चले जाए कि अपनी ड्यूटी पर जाएं या अपनी शॉप पर जाएं और आराम से अक्खा मीट के अपनी दुकान पर जाए। अगर हम पूरे पंजाब की बात करें तो चंद लोग हैं जो अमृतपाल की खालिस्तानी विचारधारा का समर्थन करते हैं, लेकिन बाकी सभी लोग हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। विदेशी मीडिया भी खालिस्तानी प्रोपेगेंडा का साथ देती है। अब आपके सामने जो तस्वीरें हैं ये न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए। यहाँ पर भगोड़े अमृतपाल को किसी हीरो की तरह कैसे पेश किया गया। जगह है टाइम्स स्क्वायर और उस पर एक बिलबोर्ड जिस पर अमृतपाल की ये तस्वीर लगाई गई है, फ्लैश की गई है। और इस तरीके की एडवर्टीजमेंट से ये बात तो साबित होती है कि देश विरोधी ताकतें अमृतपाल को किस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही हैं। टाइम्स स्क्वायर अमेरिका का एक बड़ा मार्केट है, ये सब जानते हैं, पॉश मार्केट है। दुनिया भर के लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। अब आपको यहाँ के बिल बोर्ड पर अगर कोई ऐड चलता है उसका खर्चा कितना आता है ये भी आप जानिए, क्योंकि इसी बिल बोर्ड पर अमृतपाल को एक हीरो की तरह पेश किया गया। बिल बोर्ड पर कोई भी अगर आपको प्रचार करवाना है तो एक दिन का खर्चा 41 लाख रुपए का है। वहीं 1 घंटे में ये ऐड टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड पर सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड तक चलेगा। तो अगर आपने 41 लाख रुपए एक दिन का दिया
तब भी आपका ये एड 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड तक दिखाई देगा। लेकिन खालिस्तानी प्रोपेगेंडा आप देखिए, इतनी बड़ी रकम को दिया जा रहा है और सवाल वही कि आखिर इतना पैसा कहां से आ रहा है, कौन इतनी बड़ी फंडिंग कर रहा है। यह सवाल इसीलिए क्योंकि बार बार विदेशी मीडिया या ये कह लीजिए कि विदेशी प्रोपेगेंडा साथ मिलकर हिंदुस्तान की छवि को धूमिल करने की कोशिश करता है। ये वो आदमी है, ये वो भगोड़ा है जिसकी तलाश में पंजाब पुलिस और केंद्र लगातार जुटा हुआ है। ये खालिस्तानी सोच वाला आदमी देश विरोधी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बातें करता है, लेकिन इसे कहां पर दिखाया जा रहा है? टाइम्स स्क्वायर पर। और जाहिर बात है ये सवाल खड़े करता है उन तमाम कनेक्शंस के जिसकी जांच की बात पंजाब पुलिस की तरफ से की जा रही थी कि आखिर इतना पैसा कहां से आ रहा है कि अमृतपाल उस बिलबोर्ड पर नजर आ रहा है जो जगह है टाइम्स स्क्वायर की। आईएसआई फंडिंग की जांच को लेकर भी पंजाब पुलिस ने साफ कहा था और जाहिर बात है कि इन शंकाओं को बल देती है ये तस्वीरें जो टाइम्स स्क्वायर के एक बिलबोर्ड पर नजर आ रही हैं, जिसमें कोई और नहीं बल्कि भारत का भगोड़ा अमृतपाल नजर आ रहा है। तो आप सोचिए, यह सवाल उठना लाजमी है क्योंकि यह है भगोड़ा अमृतपाल और टाइम्स स्क्वायर पर एक बिलबोर्ड पर इसकी तस्वीर नजर आती है जिसके लिए लाखों रुपए की रकम खर्च करनी होती है। ये लाखों रुपए आखिर आ कहां से रहे हैं इस तरीके के प्रचार के लिए जिसमें तस्वीर नजर आती है भगोड़े अमृतपाल की। और अब खबर अगली, चंद्रमा को लेकर हर देश की स्पेस एजेंसी रिसर्च कर रही है। इसरो ने सबसे पहले वहां पर पानी की तलाश की थी, जिसके बाद से इंसानी बस्ती बसाए जाने की चर्चा भी तेज हो चली थी। अब चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि चंद्रमा पर कांच के मोतियों में 30,000 करोड़ लीटर पानी जमा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। चंद्रमा की सतह के नीचे हजारों करोड़ लीटर पानी की खोज करने का चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है। चीन के वैज्ञानिकों के दावे में जो हैरानी वाली बात है वो ये कि पानी कांच की मोतियों में बंद है, यानी इतनी बड़ी मात्रा में पानी को छिपाए रखने के लिए हजारों करोड़ कांच के मोती हैं। चीन की स्पेस एजेंसी ने चांद की सतह का सैंपल लाने के लिए चांगई 5 भेजा था। चीन का यह मिशन सफल रहा। रोवर ने दिसंबर 2020 में मिट्टी का सैंपल लिया और उसे लेकर वापस धरती पर आ गया है। रोवर द्वारा लाई गई मिट्टी के सैंपल को जब देखा गया तो पता चला कि उसमें माइक्रोस्कोपिक कांच की मोतियां हैं। इन मोतियों के अंदर पानी होने का सबूत है क्योंकि ये कांच के मोती अलग अलग धातुओं के पिघलने से बने हैं। इन मोतियों को अपोलो लूनर सैंपल के दौरान लाई गई मिट्टी में भी पाया गया था। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में चांद पर इंसानी बस्ती बसाने के लिए इन मोतियों से पानी निकाला जा सकता है। 27 मार्च को नेचर जियो साइंस जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रमा पर करीब 30,000 करोड़ लीटर पानी की मौजूदगी हो सकती है। जिन मोतियों में पानी बंद है उन्हें ग्लास स्फेरूल्स या इम्पैक्ट ग्लासेस या फिर माइक्रोटेक्टाइटिस कहते हैं। ये तब बनते हैं जब लाखों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उल्कापिंड चंद्रमा से टकराते हैं। इससे चंद्रमा के वायुमंडल में मिट्टी तेजी से उड़ती है। यहाँ टक्कर से काफी गर्मी पैदा होती है जिससे सिलिकेट खनिज पिघलते हैं, फिर ये ठंडे होकर कांच के गोल मोतियों में बदल जाते हैं। नेचर जियो साइंस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इन मोतियों के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, या यूं कहें कि मोती अपने अंदर हाइड्रोजन फंसा लेते हैं, मिट्टी में दबते चले जाते हैं। जब सूरज से हवा चलती है यानी सौर हवा, तब ये हाइड्रोजन पानी का निर्माण करते हैं। लेकिन जमीन की सतह के नीचे ही कांच के हर मोती के अंदर 2000 माइक्रोग्राम पानी स्टोर होने की संभावना है। जब वैज्ञानिकों ने हाइड्रेशन सिग्नेचर एनालिसिस किया तो पता चला कि ये मोती कुछ ही सालों में अपने अंदर पानी बनाने की क्षमता पैदा कर लेते हैं। यानी भविष्य में इंसानों के मून मिशन के दौरान उन्हें पानी की जरूरत होगी तो इन मोतियों से पानी निकालकर पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अभी वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन कांच के मोतियों में जमा पानी के अलावा कोई और नए खुलासे हो सकते हैं। हालांकि अभी वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन कांच के मोतियों में जमा पानी के अलावा कई नए खुलासे हो सकते हैं
जो चंद्रमा पर इंसानी बस्ती बसाने में मददगार साबित होंगे। छत्तीसगढ़ में लगातार दूसरे दिन ईडी का एक्शन। कई अफसरों, नेताओं और कारोबारियों के घर ईडी की दबिश। मंगलवार को भी ईडी ने कई जगहों पर मारा था छापा। रायपुर के मेयर एजाज डेबर सहित कुछ अन्य कारोबारियों और अधिकारियों के यहां सुबह सुबह छापेमारी हुई। डेबर परिवार के यहां इनकम टैक्स का छापा पहले पड़ चुका है। इन छापों के बाद प्रदेश में एक बार फिर राजनीति गरमाने के आसार हैं। ईडी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की कि किन जगहों पर छापे की कार्रवाई हुई, लेकिन जिनके यहां छापे पड़े हैं उनके निवास के सामने सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। और इसी के साथ वंदे भारत में आज के लिए फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। नमस्कार।